आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। मैं हूं शौब बरकत और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक लाइफ। और एक दफा फिर से हाजिर खिदमत हूं एक नए गेस्ट के साथ। खूबसूरत बातें करेंगे। और जिस तरह से लास्ट टाइम हमारे पास स्पोर्ट्स की दुनिया से गेस्ट थे, आज इसी तरह से स्पोर्ट्स की दुनिया से एक और गेस्ट हमारे साथ हैं। उनकी खूबसूरत बातें सुनेंगे, उनकी जिंदगी की कामयाबी के बारे में जानेंगे, हार्डशिप के बारे में जानेंगे, चैलेंजेस के बारे में जानेंगे और बहुत सारे सवाल हम उनसे करेंगे। इससे पहले कि अपने जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवाऊं, जल्दी से इस लाइव स्ट्रीम को फ्यू सेकंड्स लें और अपने ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर कर दें, व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर दें और अपने टाइमलाइन पर इसको शेयर करें। अपनी आज की कन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। और मैं एक जुमला बोलना चाहता हूं। कहते हैं कि जो मंजिलें जितनी मर्जी दूर या ऊंची हों, जो रास्ते हैं वो हमेशा पैरों में रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जब तक रास्ते आपके पैरों में हैं, आप कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। इस जुमले के साथ मैं अपने आज के गेस्ट का तारुफ करवाऊंगा। आज ही हमारे साथ हैं अपनी मसीही पाकिस्तानी कम्युनिटी में से ब्रदर राशिद मसीह। और राशिद मसीह जो है नेशनल लेवल पर उन्होंने खेला है और इंटरनेशनल लेवल पर जो है उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है साइप्रस इन इस्लामिक गेम्स में यूनिवर्सिटी लेवल पर। और जी उन्होंने अंडर 19 की जो पंजाब टीम है उसको भी उन्होंने उसकी भी उन्होंने कैप्टनसी की है, कैप्टन रहे हैं। इन्होंने एमएससी इकोनॉमिक्स किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से और जो करंटली वो सर्व कर रहे हैं ओवरफ्लोइंग मर्सी के साथ। तो मैं आपको वेलकम करता हूं ब्रदर राशिद मसीह। थैंक यू वेरी मच ब्रदर राशिद फॉर ज्वाइनिंग अस टुनाइट। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? थैंक यू सर, शुक्रिया। मैं ठीक हूँ। आपके इनविटेशन के लिए कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी बख्शी कि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी की स्टोरी शेयर कर सकूं कि किस तरह खुदा ने मुझे बरकत दी। जबरदस्त। दिस इज एन ऑनर फॉर मी ब्रदर राशिद कि आज आपके साथ बातचीत होगी, सवाल जवाब होंगे और आपकी कामयाबी के बारे में और गेम्स में कैसे आप आए हैं, स्पोर्ट्स में आपका कैसा इंटरेस्ट बढ़ा, इन तीन चीजों के ताल्लुक से मैं भी सीखूंगा, जानूंगा। और जो हमारी ऑडियंस है लाइव वॉच करने वाली या लेटर ऑन यूट्यूब के जरिए से आपको देखेगी, तो मुझे लगता है कि बड़ी जबरदस्त कन्वर्सेशन हमारी रहने वाली है। जबरदस्ती। तो मैं इस सवाल से आज की जो कन्वर्सेशन है उसका आगाज करता हूं कि आपने अपनी जो गेम है, जो खेलों की दुनिया में आपका जो दाखिला हुआ, एंट्री हुई, किस एज में हुई आपकी? सर पहले तो बहुत शुक्रिया कि जो आप काम कर रहे हैं, ये एक ज़बरदस्त काम है कि प्लेयर्स को इकट्ठा करें, उनकी लाइफ के बारे में सुन रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। मुझे बचपन से ही खेलने का शौक था, तो मैंने बचपन से, क्योंकि मेरा भाई फुटबॉल खेलता था तो वो मेरे रोल मॉडल थे, तो मैं उसको कॉपी करता, तो इसलिए तो मैंने उनसे ही देख के फुटबॉल बचपन से ही मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि मैं जिस गांव में रहता था वहाँ फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलते थे, तो वहीं से मेरी भी लाइफ की जो स्पोर्ट्स शुरू हुए ना, वहीं से शुरू हुई है। वाह, जबरदस्त। क्या जबरदस्त बात बताई है ब्रदर राशिद ने कि इनके भाई जो हैं वो उनका रोल मॉडल बने। कितनी खूबसूरत बात है कि भाई जो हैं वो रोल मॉडल बने। सिबलिंग्स में से कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है, बहन भाइयों में से, जो आपका रोल मॉडल बन जाता है, आपके लिए इनकरेजमेंट बन जाता है। जबरदस्त। तो एक चीज और पूछना चाहता हूँ, अभी आपकी जो एज है वो क्या है? अभी मेरी 34 हो गई है। वाह। तो ये 34 एज में देखिए जी, आपने नेशनल लेवल पे आपने टीम को लीड किया है एज ए कैप्टन, फिर इंटरनेशनली भी खेल कर आए हैं और फिर आपने अपना मास्टर्स भी जो यूनिवर्सिटी में, एजुकेशनली भी आपने, क्योंकि मैं बाज़ दफा देखता हूं कि जब हम गेम्स में आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी स्टोरीज मेरे सामने हैं, जब वो गेम्स में इस तरह की चीजों में पड़ जाते हैं तो वो कई दफा अपनी एजुकेशन जो है वो छोड़ देते हैं। तो आपने एजुकेशन का सफर कैसे जारी रखा साथ? सर ये बड़ी एक ज़बरदस्त स्टोरी है मेरी अपनी। जी। जब मैं खेलता था तो मुझे पढ़ने का शौक था,
हाँ हाँ। इंटेलिजेंट मैं था लेकिन हार्ड वर्क ही नहीं था। मैं पढ़ता था जब एग्जाम होते थे, तो मेरा ड्रीम था कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढूं। तो मेरे जबरदस्त। गांव में जो प्लेयर्स के लिए खास तौर पर जुमला बोला जाता था कि ये नकम्मे हैं, ये खेलते हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैंने ये ज़हन में सोच लिया कि मैंने ये चेंज जो जुमला इसको करना है। मैंने फुटबॉल खेला नेशनल लेवल पे, फिर खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं यूनिवर्सिटी के ट्रायल्स दे सकूं। उधर से फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने जितने भी प्लेयर्स आए थे 500-600 मैंने टॉप किया ट्रायल्स में, और फिर मुझे यूनिवर्सिटी में फ्री पढ़ने का मौका मिला। वाह वाह वाह, जबरदस्ती, क्या बात है। उसके उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट जो मेरे गांव के, उन्होंने अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, जब मैंने ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि स्पोर्ट्स के जरिए भी आगे बढ़ा जा सकता है। वाह वाह वाह, आप एक जबरदस्त एग्जाम्पल सेट हुए अपनी कम्युनिटी के लिए। वेरी गुड जी, जबरदस्त। और आपने कहा कि आपको ये बात बुरी लगती थी जब वो कहते थे कि इन लोगों ने कुछ नहीं करना, तो आपने अपना माइंड बना लिया कि आपने यूनिवर्सिटी लेवल पर जाना है। जबरदस्त जी। ये कितनी खूबसूरत बात है, जितने हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जो इसको देख रहे हैं कि उन्होंने इन बातों को लेकर ऑफेंड नहीं हुए, बल्कि उनको एज ए चैलेंज लिया। और उस चैलेंज को आज, कितने देर पहले की बात है ब्रदर जी, मैं जानना चाहता हूँ, जब आप गेम्स खेलते थे और लोगों ने या कम्युनिटी के ऐसे लोगों ने डिस्करेज किया, तो कितने साल पहले की बात है? सर ये कोई 13 से 14 साल पहले की बात है। क्योंकि 2010 में मैं यूनिवर्सिटी में आया था, तो जब मैं कॉलेज मेरा क्लियर हुआ तो मैं एक दोस्त के साथ बाइक पे बैठा हुआ था। तो उसने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो, मैंने तो आपको फुटबॉल खेलते देखा। मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। उसने बाइक स्टॉप किया, उसने मुझे पूछा आप कब पहुंच गए, आप तो सारा दिन इधर फुटबॉल खेलते थे। तो आपने, मैंने कहा ये मेरा ड्रीम था और मैंने मेहनत की है। और ये कोई 12-13 साल पहले की बात है, 2010 में। अब मैंने 2012 में फिर मैंने दाखिल हुआ यूनिवर्सिटी में। वाह वाह वाह, मुझे वो एक किसी शेर में से कुछ बातें याद आ गई हैं। एक शेर के अंदर यूं है, वो एग्जैक्टली वर्ड्स तो नहीं मैं बोलूंगा, उसमें लिखा है कि आप अपनी कामयाबी का चीख चीख कर जो है ना वो तज़किरा ना करें, शोर ना करें, आपकी कामयाबी खुद शोर करके बताएगी कि आप कामयाब हो गए हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त जी। आपके दोस्त को देखकर ये हैरानगी हुई, उन्होंने देखा कि जी आप कब पहुंच गए हैं। वेरी गुड जी, जबरदस्त। तो मुझे ये बताएं ब्रदर राशिद के मौजूदा वक्त में आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? किसी इदारे की जानिब से कोई कोचिंग कर रहे हैं, किसी टीम को लीड कर रहे हैं, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ और एज ए कोच। तो जो हमारी तरबियत करते हैं या हमें गाइड करते हैं वो भाई विक्टर लाल हैं, जो ओवरऑल हमें हेड कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। कि अभी मैं फुटबॉल की एकेडमी रन कर रहा हूँ। तो ये शायद आप बाद में सवाल करना चाहें, लेकिन मैं इसका जवाब पहले देना चाह रहा हूँ। जी जी जी। इसलिए कि इस मैदान में फील्ड में आया तो मैंने सोचा कि खुदा से कहा कि मैं तो कोई पास्टर तो हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ फुटबॉलर हूँ। तो मुझे बताओ खुदा मैं कैसे कर सकता हूँ। तो फिर एक दिन मैं जा रहा था कहीं, तो एक बच्चे से मिला मैं, तो वो सिगरेट नोशी कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा यार आप सिगरेट क्यों करते हो? उसने मुझे बताया मेरा काम पे जाता है और सो जाता है, उसको मेरी लाइफ से कोई गर्ज नहीं है। खुदा ने उस दिन मेरे दिल को छुआ कि इतने बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी सेम सिचुएशन है। तो मैंने खुदा से पूछा मैं क्या करूं। फिर खुदा ने मुझे बताया कि तेरे पास फुटबॉल तो है ना गिफ्ट, वो तो फिर मैंने जाके फुटबॉल की स्टार्ट की और 72 चाइल्ड थे मेरे पास और 5 से 6 घंटे हम खेलते थे रोजाना। फिर अभी वही एक क्लब बन चुका है और खुदा का शुक्र है उसमें से ज्यादातर नौजवान खुदा के साथ जुड़ गए हैं, दुआ करने वाले और कलाम पढ़ने वाले। भाई विक्टर को क्रेडिट, उनकी तरबियत से उन्होंने मेरी जिंदगी पे इन्वेस्ट किया, ये उसका फल है। जबरदस्त। आपने बताया कि आपने अपनी एकेडमी शुरू की है जहां पर आप 72 जो बच्चे हैं उनको आप सिखा रहे हैं। ये मौजूदा वक्त में आप 72 बच्चों को सिखा रहे हैं, ऐसे ही?
स्टार्टिंग में इतने थे, अभी जो उसमें से जो हमने पहले तो क्वांटिटी थी, अब क्वालिटी रह गई है, अब क्वालिटी भी हम काम कर रहे हैं। तो वो अभी भी मुझे मेरे साथ ही हैं, वो मिलते हैं मुझे। हाँ जी, तो अभी मैं मेरे ये क्लब है जिसमें 20 नौजवान हैं। जी जी, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो आपने बताया कि ओवरफ्लोइंग मर्सी के साथ आप काम कर रहे हैं और आपकी जो लीडर हैं वो ब्रदर विक्टर लाल हैं। तो ओवरफ्लोइंग मर्सी जो है स्पोर्ट्स की दुनिया में, थोड़ा सा इसके ताल्लुक से बताएं, क्योंकि जो लास्ट हमारे गेस्ट थे उनसे भी हमने ये सुना था कि जो ओवरफ्लोइंग मर्सी है वो जी स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा पाकिस्तान में नौजवानों में काम कर रहे हैं। तो उसके ताल्लुक से थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से जो है ओवरफ्लोइंग मर्सी जो है स्पोर्ट्स के जरिए से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, नौजवानों में काम कर रहे हैं। इसमें ना हम मुख्तलिफ शहरों में हमारी एकेडमीज हैं। कोई हमारी क्रिकेट्स की एकेडमीज ज्यादा हैं, फुटबॉल की, एथलेटिक की, साइकिलिंग की। इसमें हम नौजवानों को स्किल्स सिखाते हैं और उनकी करैक्टर पे काम करते हैं। और इसमें तकरीबन हम कोई 10 टीमों को ओवरलुक कर रहे हैं क्रिकेट की, और हमारी 5 से 6 क्रिकेट की अपनी एकेडमीज हैं। तो इस तरह एक बड़ा नेटवर्क है हमारा, जिसमें हम कोई 16 से 17 कोचेज हैं। I am not talking about the coach, I am talking about the life coach who coach others. So हमारे कोचेज लाइफ कोचेज हैं, बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि बहुत सारे नौजवान आज जिनकी जिंदगी पे काम हुआ, वो बड़े जबरदस्त जो पाकिस्तान के अच्छे सिटीजन बन चुके हैं। जबरदस्त जबरदस्त। आपने जिक्र किया कि खुदा ने उस बच्चे की वजह से आपके दिल को छुआ, उसकी बात सुन के, वो जो स्मोक कर रहा था, आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले। मैं इसी बात को लेते हुए आपकी पर्सनल लाइफ के ताल्लुक से जो खुदावन को आपने अपनी जिंदगी किस वक्त में दी, क्योंकि मैं ये सवाल, ये अचानक सवाल है, तो ये जो मेरे माइंड में आया है कि कई दफा गेम्स में जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने जो फेथ है उसको भी प्रैक्टिस कर सके। तो खुदा के साथ आपका रिलेशन जो है वो कब बना, थोड़ा सा इस ताल्लुक से शेयर करें। और खुदावन आपकी जिंदगी में कैसे आया, कब लगा कि जी खुदा भी है और उसको सामने रख के चलना है? क्योंकि मैं जिस कल्चर में बड़ा हूँ, तो वो मेजॉरिटी कम्युनिटी, उसकी प्रैक्टिस मेरी बहुत ज्यादा थी। तो 2010 और 12 में जब मैंने डिग्री की अपनी, तो 2013 में ना भाई विक्टर लोगों ने मुझे ना, मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा था जिस तरह के नौजवान जीते अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। तो भाई विक्टर लोगों ने मुझे इनवाइट किया कैंप में स्पोर्ट्स के। फिर उन्होंने मुझे कैंप में इनवाइट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। फिर उन्होंने स्पोर्ट्स के 25 दिन की ट्रेनिंग की, फिर उन्होंने मुझे वहां इनवाइट किया। तो वहां से मेरी डिसाइपलशिप का काम शुरू हुआ। वहां से मुझे पता चला कि मुझे खुदा ने कॉल किया है कि अपने गिफ्ट को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करो। वेरी गुड जी, जबरदस्त जबरदस्त। तो बहुत सारे नौजवान जो इस वक्त देख रहे हैं, या वो लोग जो ये सोचते हैं कि जी आप चर्च में जाएंगे या खुदावंद के साथ जब आप रिलेशन में आएंगे तो आप वो अपने जो प्रोफेशन है उसको परसू नहीं कर सकेंगे। तो देखें, आज ब्रदर राशिद की बातें सुनकर हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं तो फिर आपको वो कामयाबी भी देता है, बल्कि खुदा के बगैर जो है वो जिंदगी है ही नहीं। तो इसलिए खुदा को भी अपनी जिंदगी में रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो इंसान जितना मर्जी जमीन पर कोशिशें कर ले, लेकिन जिसने उस कोशिशों को करने के लिए जमीन पर आपको भेजा, अगर आप उसको भूल जाएंगे तो फिर आप जिंदगी में जो कुछ भी मर्जी अचीव कर लें, आप कामयाब नहीं हैं। जी वंडरफुल जी, ब्रदर राशिद, थैंक यू वेरी मच जी। मैं अगला सवाल जो है आपसे वो ये करना चाहता हूँ कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए जहां पर भी आप मौजूद हैं, जहां आपने नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी खेला, इस दौरान में कैसे चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा कम्युनिटी की तरफ से? देखें, हम ऐसे कल्चर में रहते हैं जहां पर मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स की है, लेकिन उसके साथ और भी नेशंस रहती हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी आते हैं,
और चूंकि माइनॉरिटी जो है होने की वजह से भी काफी चीजों में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो कौन से चैलेंजेस आपको जिनका सामना करना पड़ा, थोड़ा सा उस ताल्लुक से शेयर करें आप। खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, उसको एक स्पोर्ट्स का सामान चाहिए होता है अच्छी क्वालिटी का। तो ये हमेशा से चैलेंज रहा है हमारे पास ये स्पोर्ट्स का। और दूसरा उस तरह होना पेरेंट्स की सपोर्ट, नो डाउट मेरे भाई ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, लेकिन एक प्रॉपर जो सपोर्ट होती है, इनकरेजमेंट, हाँ यू कैन डू इट, गो हेड, वो उस तरह पेरेंट्स की तरफ से। और एक जो और रहा चैलेंज उसमें ये है कि मैं सोचता हूँ जो पाकिस्तान सब हर शख्स के लिए चैलेंज है जो खेलने वाला, जो कोचिंग है, कोचिंग इज ऑल अबाउट कोच नॉट अ प्लेयर। हम तो वक्त करते हैं प्लेयर वो करे जो कोच का काम है। तो हमारे कल्चर में एक चैलेंज ये भी है जो सुनने वाले भी उनके लिए कि ठीक शख्स हों जो आपकी ठीक तरह स्किल्स को डेवलप कर सके, ठीक तरह आपकी लाइफ को गाइड कर सके। तो ये चैलेंज सबसे बड़ा हमारे कल्चर में, मेरी अपनी लाइफ में भी है, अभी मैं फील करता हूँ, लेकिन ये चैलेंज है जो सबसे बड़ा खिलाड़ियों के लिए कि हमारे पास कोचिंग नहीं है, मेंटरशिप नहीं है, आपका कहने का मतलब है। ओके जी। तो इसके दौरान मैं इस सवाल के साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि खेल के दौरान अपनी गेम्स को करते हुए कभी मायूसी हुई है आपको? तो अगर हुई है तो आपका दिल किया क्विट करने को कि मैं इसे छोड़ देता हूँ? तो अगर फिर ऐसा हुआ तो फिर कौन सी चीज है जिसने कन्विंस किया कि नहीं मैं इसको करूंगा? चैलेंज बहुत दफा रहा है जब आपके पास उस तरह की चीजें नहीं है, वो इनकरेजमेंट नहीं है, जब आप मतलब ग्रो कर रहे हैं उस पीक के लेवल पे नहीं है, तो ये चैलेंज रहता है कि जब प्रेशर होता है कि यार आपने घरों के वसाइल इतने कि आपने काम करना है, आपने खेलना नहीं है, तो जो बंदे के अंदर पैशन होता है ना, फिर उसके लिए वो परेशान रहता है। तो ये एक चैलेंज रहा है। और दूसरा मैं सोचता हूँ जो कोई मुझे गाइड करने वाला होता है उस तरह तो शायद मैं और भी ज्यादा बेहतर तौर पर खेल पाता। तो ये चैलेंज मेरे लिए रहा है। और जो डिस्करेजमेंट होती है वर्ड्स की, आप समझते हैं, वो रही है, लेकिन खुदा के लोग होते हुए वो हमें रहनी है, तो इससे हमें परेशान नहीं होना। ये चैलेंज हमारे साथ रहता है डिस्क्रिमिनेशन का। तो लेकिन अपने खुदावंद पे ट्रस्ट करना, ये चैलेंज रहा है कि बहुत दफा अपॉर्चुनिटी भी मिली है आगे बढ़ने की, लेकिन उस तरह वो मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई होने के बावजूद भी। तो ये एक चैलेंज था। तो इस जब आप डिस्करेज थे, आप महसूस करते थे कि डिस्क्रिमिनेशन है या फर्क चैलेंजेस हैं, तो कोई ऐसी शख्सियत जो साथ में आपकी फैमिली में से, दोस्तों के सर्कल में से, कम्युनिटी में से कोई भी जिसने आपको इनकरेज किया हो, जिसने कहा हो कि जी कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप कंटिन्यू रखें, पुश किया हो, आपको थोड़ी हौसला अफजाई मिली हो? एक मेरे उस्ताद थे, वो मुझे ना एक मिसाल देते होते थे, ये बड़ी जबरदस्त, मुझे आज भी याद है। वो कहते एक शख्स था, उसने अपनी अम्मी को कहा कि मैंने मेले में जाना है, तो मुझे ये दे दें, ये हम जो कंबल लेते हैं इस तरह का। उसकी अम्मी ने कहा नहीं, आपसे गुम हो जाएगा, आपने ना लेके जाए। उसने कहा नहीं मैं लेके जाऊंगा। तो उसकी मामा ने उसको दे दिया, वो मेले में ले गया और वापस आया। उसकी मामा ने पूछा क्या बना? उसने कहा मामा वहां बड़े लोगों के कंबल गुम हुए। उसने कहा बेटा आप बताओ। उसने कहा मेरा भी गुम हो गया। उसने मुझे ये समझाया था, मुझे ये नहीं कहना कि मैं सबके साथ शामिल हूँ, यू हैव टू बी डिफरेंट। आपने कभी लाइफ में ये नहीं कहना सबके साथ, आपने डिफरेंट बनना और आगे बढ़ना है। तो ये मुझे डिस्करेज नहीं करने दी चीज ने कि यार मुझे डिफरेंट बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। चैलेंज तो रहेंगे जिंदगी में जो होनी है, प्रेशर तो रहना है एक, लेकिन इसके साथ आगे बढ़ना, ये लाइफ की सक्सेस है। वेरी गुड जी, जबरदस्ती। आपने अपने आप को मुनफरिद साबित करता है। कहते हैं ना, मैं अक्सर जब शेयरिंग करता हूँ ऑनलाइन पाकिस्तान के अंदर या डिफरेंट कम्युनिटीज में, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि मैं जी मास्टरपीस हूँ, मेरी कोई कॉपी नहीं है, ठीक है? तो मुझसे बेहतर हो सकते हैं, होंगे और कामयाब भी होंगे लोग, और लेकिन मैं अपने आप को मास्टरपीस समझता हूँ। तो मैं इसी वजह से, इस बात की वजह से आगे बढ़ता रहता हूँ। तो ये भी आपने खूबसूरत बात बताई है जो इस बात से मैच कर रही है कि जब आप अपने आप को मास्टरपीस समझेंगे कि जो आप हैं, जो आप कर सकते हैं, जो आपके लिए रखा गया है, वो आप ही ने करना है,
तो आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, आप यकीनन जो है आगे बढ़ते जाएंगे। जबरदस्त जी। मैं साथ में ब्रदर जी थोड़े से कमेंट भी लेता हूँ फेसबुक पे जो दोस्त देख रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच जी। स्नेहा खालिद थैंक यू वेरी मच, ब्रदर दाऊद खालिद थैंक यू वेरी मच, एवेंजलिस्ट लाजर थैंक यू। और जितने और दोस्त देख रहे हैं, क्योंकि मैं डबल स्क्रीन यूज कर रहा हूँ इसलिए मुझे वो पूरा नजर नहीं आ रहा, तो जितने लोग भी आप देख रहे हैं थैंक यू वेरी मच जी सपोर्ट करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो कन्वर्सेशन है आप उसको सुन रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं जी, तो ये बड़ा जरूरी है। मैं भी आपको एक चीज, जैसे ब्रदर राशिद ने शेयर किया कि कैसे उन्होंने अपना चैलेंजेस के साथ साथ जो सफर है जारी रखना चाहिए, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। लाइफ में स्टोरीज और टेस्टिमनीज तो मेरे पास बेशुमार है मेरी अपनी जिंदगी के ताल्लुक से, लेकिन मैं इस लाइव स्ट्रीम के ताल्लुक से कुछ कहना चाहता हूँ। तकरीबन ये 2 साल से ये मैं कोशिश करता था कि मैं लाइव जो है इस टॉक शो को करूं और दोस्तों के साथ जो है बातचीत करूं और उसका आगाज कर सकूं। जब भी मैं फेसबुक या सोशल मीडिया पे जाता तो मैं देखता कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी टीवी चैनल्स के जरिए से और मुख्तलिफ चीजों के जरिए से कर रहे हैं, तो मुझे शायद इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये करते करते 2 साल लगा दिए। तो कई दफा हम सोचते हैं कि हमें सारी चीजें परफेक्ट चाहिए। इस दुनिया के अंदर कंपटीशन लेवल इस कदर बढ़ चुका है कि आप दूसरी जब चीजों को देखते हैं तो कई दफा आप डर जाते हैं कि मैं कैसे करूं, मेरी बात की वैल्यू भी होगी कि नहीं, लोग इसको कैसे लेंगे। तो इसके दौरान में मैं आपको ये कहूंगा कि बहुत दफा जिंदगी में तैयारी की जरूरत होती है, लेकिन कई जगह पर ऐसा मौका होता है कि आपको तैयारी की जरूरत नहीं, आपको एक हौसले और ईमान की जरूरत होती है। उस ईमान का आपने स्टेप लेना होता है और उससे उस चीज का आगाज कर देना होता है। कई दफा जरूरी नहीं है कि सारी चीजें सजा कर, मैं ऐसे सोचता कि जी मुझे पहले जी अपना स्टूडियो सेटअप करना है, पहले इक्विपमेंट्स लेने हैं, ये करना है वो करना है। जब आप अपने सफर को शुरू कर देते हैं ना ईमान के साथ, बड़े हौसले के साथ, तो फिर खुदा भी आपकी मदद करता है। आपने अपने स्कूल में ये जरूर बात पढ़ी होगी, किताबों के अंदर सुनी भी है, सीखी भी है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज मेरे ज़हन में थी। तो मैं एक छोटी सी और बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ब्रदर राशिद आपकी गेम से मुताल्लिक है, लाइक आपकी गेम से इसका वो लिंक है। मैं भी जब तकरीबन टीनेज था, कोई 14-15 साल का, तो मुझे भी फुटबॉल का शौक पड़ा, ये सॉकर का। तो हमारे कॉलोनी के सामने जो नेवी का ग्राउंड है, वहां पर एक तरफ नेवी थी और साथ में ग्राउंड था। तो वहां पर कॉलोनी के कुछ लोग जो थे, लड़के, वो खेलते थे, तो मैंने भी जाना शुरू कर दिया। और आप यकीन करें कि नंगे पांव मैं खेलता था, और क्योंकि शूज वगैरह नहीं थे, इस तरह की चीजें। और वो सारे जो और भी दोस्त थे, ये वो एक नई नई टीम बन रही थी, एक कॉलोनी के भाई थे, बड़ा अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। वो जवानों को जी लेकर चले जाते, हर शाम 5 बजे 6 बजे वहां पर मिलते हैं। तो मुझे याद है कि क्योंकि वो ग्राउंड जो था, वहां पर लोग जो थे अपनी जो भैंसे वगैरह जिन्होंने जानवर रखे हुए थे वो बांधते थे, और वो लकड़ी की जो कीलें हैं वो जमीन में ठुकी होती थी। तो मेरे कई दफा जो दोनों अंगूठे हैं पाँव के वो उससे हिट हुए, और मैं क्राई करता था, लेकिन और फिर भी मैंने वो पट्टियां बांध के गर्म पानी से, नमक वाले पानी से धो के तो फिर खेलने चले जाना, इस कदर जुनून था। तो मैं भी आज ये सोचता हूँ कि वाकई जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि मेंटरशिप कोचिंग मिल जाती, तो शायद मैं भी सॉकर में ही आ जाता किसी तौर से, क्योंकि मैं बड़ा क्रेजी था। गिर के घुटने भी मेरे छिल जाने और दोनों जो मेरे अंगूठे हैं वो भी जख्मी हो जाना, लेकिन फिर भी मैं जो ना वो खेलने का मेरे अंदर पैशन था। तो लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए, ब्रदर विक्टर लाल जैसे लीडर्स के लिए जो स्पोर्ट्स में लोगों को पाकिस्तान में इनकरेज कर रहे हैं, और आप जैसे दोस्तों के लिए जिन्होंने ये चैलेंज ले लिया उस बच्चे की बात को लेकर कि आप एक एकेडमी खोलेंगे, और आप रीसेंट डेट में काफी जवानों की जो है वो हेल्प कर रहे हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है जी।
मैं आपकी बातें सुनकर बड़ा मैं एंजॉय कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है वो भी इसको एंजॉय करेगी और कर रही। अच्छा जी, मैंने सवाल किया था कि क्या पाकिस्तान के हालात को देखकर जब आप सोचते हैं कि माइनॉरिटी हैं आप और काफी चैलेंजेस आए, तो आपका दिल किया कभी कि पाकिस्तान से भाग जाएं और किसी और मुल्क में चल जाकर खेलें, पाकिस्तान में तो करियर नहीं बनना? कभी ऐसी बात आई ज़हन में? हमें मौका मिला था भागने का भी, जब हम खेलेंगे हैं। ओके। तो पासपोर्ट उन्हें हमें दे दिए थे एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी कि जहां जा सकते निकल जाए। वाह। लेकिन मैंने ये सोचा अगर खुदा उस जगह भी है, खुदा पाकिस्तान में भी है, जिसको आपकी फिक्र है। क्या बात है। तो जब खुदा आपके लिए मंसूबे रखता ना, तो वो वहां भी पूरे करेगा और यहाँ भी करेगा। तो मैंने ये सीखा था कि खुदा जो है ना, वो आपके लिए उधर भी प्लान रखता है, इधर भी प्लान रखता है। तो आपको इस बात से फिक्रमंद नहीं होना। होता बंदे के दिल में इंसान होते, लेकिन जो खुदा की तरफ से इंकरेजमेंट है ना, वो आपको तसल्ली देती है। तो इसलिए तो कई दफा आया भी कि भाग जाएं, लेकिन ये सोचते हैं अगर खुदा उधर साथ ना देगा तो फिर हम क्या करेंगे। क्योंकि अगर खुदा इधर साथ दे रहा है तो इधर भी वो हो जाएगा जो खुदा चाहता है। बड़ी खूबसूरत बात है जी। देखें, आप मुल्क पाकिस्तान में रहकर जब एक नुमाया लीडर हों सिर्फ तभी, या एक पास्टर हों तभी, या किसी चर्च को रन कर रहे हो तभी आप अपने ईमान को नहीं सिर्फ जाहिर कर सकते, बल्कि एज ए खिलाड़ी होते हुए, गेम्स में होते हुए भी, प्रोफेशन में रहते हुए भी आप अपने ईमान को जो है वो दिखा सकते हैं दुनिया को। उससे आप दुनिया को मुतासर कर सकते हैं कि आप जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। वंडरफुल जी। एक मैं छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ। जी जी। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब मेरा खुदा के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं था। तब मैं शायद दोस्तों के लिए एक मजाक था जो मैं दयानतदारी से, शायद वो मुझे फर्क एंगल से तब देखते थे कि शायद ये वो आप समझते जिस तरह देखा जाता है। लेकिन जब मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, भाई विक्टर लोगों ने मेरी मदद की है। अब मैं जाता हूँ ना, वही कोच है मेरा, कहता है यार राशिद जो है ना, ये डिफरेंट शख्स है। जो मुझे सुन के बहुत ज्यादा तसल्ली होती है कि अगर खुदा लाइफ में है ना तो आप हर जगह नुमाया होंगे। तो ये हमारे लिए एक ना, मेरे लिए जो तकवीयत का बाइस है कि जब खुदा साथ है तो वो डिफरेंट फिर नजर आएंगे। जबरदस्त जी। ब्रदर राशिद, मैं अगला सवाल आपसे ये लेना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो स्पोर्ट्स की दुनिया को कैसे मुतासर कर रही है? जो जैसे इन दिनों में, ये तो काफी देर से ही ऐसे है, हर साल कोई ना कोई हम नई स्टोरी सुनते हैं कि जी कभी मुल्क डिफॉल्ट होने को है, कभी जो कर्जा वापस नहीं हुआ, कर्जा जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है जी वो बिगड़ती जा रही है, डॉलर का रेट खराब होता चला जा रहा है जी, और जी तेल महंगा हो गया। तो इकोनॉमिकल सिचुएशन तो हमेशा ही हम इस पे सुनते रहते हैं, लेकिन इन दिनों में मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर, इकोनॉमिकल सिचुएशन को लेकर, वो कैसे जो है आपकी जो खेलों की दुनिया है या आपका जो स्पोर्ट्स के हवाले से गोल है उसको कैसे मुतासर कर रही है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। इकोनॉमिकली देखा जाए तो मैं अपने स्टूडेंट की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे स्कूल छोड़ चुके जो बेचारे फीस नहीं पे कर सकते थे। अब उनके लिए शूज या इस तरह की लेनी चीजें मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट्स की इतनी इनकम नहीं है कि उनके वो सारे अखराजात को पूरा करें। ये एक बच्चे का नहीं, या मेरी अकेडमी बहुत सारे बच्चों को मैं मिलता हूँ जिनका ये सेम चैलेंज है, और रोज बरोज ये बढ़ रहा है जिस तरह के हालात पाकिस्तान में सिचुएशन हो रही है। और इवन के मैं पर्सनली तौर पर बहुत सारे खानदानों को जानता हूँ जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं, बेचारे बहुत मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। जो सियासी सूरत हाल है उसके बारे में बस मैं तो दुआ ही करता हूँ कि खुदावन ने कहा कि आपने दुआ करनी है, तो मैं तो दुआ कर रहा हूँ खुदा ऐसे, क्योंकि जो कौमें होती है ना वो कौम बने तो फिर तरक्की करते हैं। जहाँ क्राउड हो ना वहाँ कौमें लोग तरक्की नहीं करते। तो मैं सिर्फ दुआ कर रहा हूँ कि हम एक कौम बन जाएं ताकि हम दुनिया में फर्क नजर आए, वरना क्राउड रहेंगे, क्राउड तो किसी तरफ भी चले जाते हैं। तो सियासी सूरत हाल यही है, जब सेम पेज पे नहीं है तो तबाही हो रही है, और इस तबाही का नतीजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इवन के मैं अपने मोहल्ले में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लोग बहुत ज्यादा टफ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सिचुएशन हुई है, खिलाड़ी बेचारे स्पोर्ट्स को छोड़ते जा रहे हैं
जो ठीक खेलने वाले, उनके पास रोजगार नहीं, वो खेलेंगे कि वो अपना सामान लेंगे स्पोर्ट्स का। तो काफी ज्यादा मैं उनके चैलेंजेस फेस करता हूँ। मैं दुआ भी करता हूँ उनके लिए कि खुदा उनके लिए वसाइल मुहैया करे ताकि एटलीस्ट वो तो खेलें जिनका पैशन है। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं स्पोर्ट्स के, क्या वो उस तरह से जो अपने खिलाड़ी हैं मुल्क पाकिस्तान के, उनको वो फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, या इसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है, या क्या वजह है? सर आप बिलीव करें, ये मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं नहीं करना चाहता था। एक प्लेयर है जो 3 घंटे ट्रेनिंग करता है, आप उसको नान चने दे रहे हैं, क्या उसकी फिटनेस होगी, क्या वो रिजल्ट देगा? सिर्फ छोटी सी मिसाल है, वो क्या आपको रिजल्ट देगा जब आप उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पैसे भी आप ले रहे हैं और उस खिलाड़ी की नीड नहीं पूरी हो रही, उसकी फिजिकल जो नीड एक डाइट की है वो नहीं पूरी, वो कैसे परफॉर्म करेगा? हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन हमें लोग चाहिए जो लोगों को डेवलप करें। तो फेडरेशंस में सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा फेडरेशंस में मसले हैं पाकिस्तान की, ठीक लोग नहीं है वहां मौजूद जो लोगों के मतलब सोचें, जो प्लेयर्स को डेवलप करें, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करें। हमें ऐसे लोग चाहिए जो दूसरों के मतलब सोचें। तो प्लेयर तो बेचारे क्या करेंगे, 20,000 मिलेगा, बेचारे गुजारा तो करेंगे, ये कोई उनका सर्कट तो नहीं है ना, वो अपनी खुराक पूरी करेंगे, खेलेंगे, घर चलाएंगे, क्या करेंगे? चले जी, पॉलिटिकल जो सिचुएशन है या गवर्नमेंट से ताल्लुक रखने वाले, इसमें मजहब की बात नहीं हो रही क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर तो हर कौम से लोग हैं, ठीक है, मेजॉरिटी के ज्यादा, ऑफ कोर्स उनके पास ज्यादा अथॉरिटीज हैं, तो लेकिन उनको छोड़ दें, वो तो जो है वो सरेआम सामने है। मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ आना चाहता हूँ। चर्च किस हद तक जो है वो नौजवानों को आज के दौर में, आपने बड़े जी वाज़ेह लफ्जों में बताना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कई दफा हम अपने आप को हेजिटेट कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं, ये सोच करके जी शायद हम जी खिलाफ बात कर रहे हैं। हम खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल एक जो है मेगा चर्च की बात कर रहे हैं, चर्च की पाकिस्तान के अंदर वो किस हद तक नौजवानों को जो है वो सपोर्ट कर रहा है स्पोर्ट्स के अंदर, या इनकरेज करते हैं, या कम्युनिटी का क्या जो है। ये सवाल मैंने जो पिछले हमारे गेस्ट थे उनसे भी किया था, बड़ा मुख्तसर सा जवाब मिला था, लेकिन मैं चाहता हूं कि वाज़ेह तौर पर, क्योंकि जब तक आप वाज़ेह तौर पर बताएंगे नहीं तो हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते ओवरसी पाकिस्तानियों से, नेशनल लेवल पे जो पाकिस्तानी है जितने, वो कैसे जानेंगे? तो इसलिए बताएं कि कैसा रिस्पांस चर्च की तरफ से है, या चर्च इसको प्रमोट कर रहा है कि नहीं? अगर इंटेग्रिटी के साथ बताएं तो जो हम तो करते हैं उसके मुताबिक नहीं है। अगर 100 में से 1% है, मतलब इसका 0% है। जो स्पोर्ट्स के नौजवानों को, आपको चर्च में भी नौजवान ये कम ही मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा तादाद में है। वजह क्या है? क्योंकि इनको कभी उनकी मतलब उनके बारे में सुना नहीं गया, उनकी नीड्स को नहीं देखा गया, उनकी क्या नीड्स हैं। तो ये चर्च का मैं समझता हूँ कि जो कंट्रीब्यूशन है वो 0% है इस तरह की डेवलपमेंट। अगर मैं अपनी बात लूं तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं चर्च का हिस्सा रहा हूँ, मैं दयानतदारी के साथ बता रहा हूँ, या किसी खादम ने उस टाइम मेरी जिंदगी में इन्वेस्ट किया, हाँ ये शख्स इस लेवल पे खेलता, मुझे इसके साथ खड़े होने की जरूरत है। तो मैं भाई विक्टर के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने ऐसे लोग मुझे दिए जिन्होंने मेरी मदद की, अदरवाइज शायद मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह होता। इस बात को थोड़ा सा और मैं आगे लेके चलूंगा। जिस तरह आपने कहा कि चर्च का इतना कंट्रीब्यूट नहीं रहा, बल्कि 0% आपने लफ्ज बोला है, तो पाकिस्तान में तो मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और चर्चेज हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, और बहुत सारा काम, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में मैं ऐसे टॉपिक लेके आने वाला हूँ, शायद उसमें से चर्च को कई बातों के लिए जवाब देना पड़े, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये पॉइंट सामने आए ताकि कौम शेक हो। गो के मैं छोटे लेवल से मैंने इसका आगाज किया है, लेकिन देखें छोटे लेवल से ही चीजों का आगाज होता है, फिर जाके वो उस मकसद की तरफ जाती हैं, या बड़ी बनती हैं, या कामयाबी की तरफ हम जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जब इतना ज्यादा मिनिस्ट्रीज का काम हो रहा है, तो क्या समझते हैं कि चर्च के अंदर ये कैपेसिटी है कि अगर चर्च चाहे तो वो लिफ्ट अप कर सकता है इन एरियाज में, प्रोफेशन में अपने लोगों को लेकर आ सकता है, स्पोर्ट्स में इंटरनेशनली अपने जवानों को भेज सकता है? सर इसमें है भी और नहीं भी। उसकी वजह ये है, पहली बात तो वो है जो शख्स को, जिसको स्पोर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो समझता नहीं इसका इम्पैक्ट क्या, वो कभी आपकी हिमायत नहीं करेंगे। जिसको तो समझ है, हाँ ये स्पोर्ट्स के लोग यूनिक हैं,
ये क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं या क्या इनका है म्यार, तो वो तो जरूर करेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो एक चीज चर्च में होनी चाहिए, जिसकी मैं बहुत ज्यादा फील करता हूँ कि होना चाहिए, वो है कि हमें हाईली एजुकेटेड पीपल चाहिए एज ए पासमान, जो इस बात को तस्लीम करे कि स्पोर्ट्स एक खुद से एक मतलब खुदा की तरफ से गिफ्ट है, जो बहुत ज्यादा नौजवानों को आगे लेके जा सकता है। इनके वसीले से बहुत ज्यादा खुदा का काम हो सकता है। तो हमें ऐसे चाहिए। अब बहुत ज्यादा चर्चिज होने का मतलब ये नहीं है कि जो खुदा चाह रहा वो हो रहा है, क्योंकि खुदा बिल्डिंग के बगैर भी काम करता है। खुदा को गर्ज है कि लोगों से, ना कि बिल्डिंग से। बिल्डिंग बना, खुदा को इस चीज से गर्ज है कि लोग कितने डेवलप हो रहे हैं, कितने लोग खुदा को जान रहे हैं, ये एक गर्ज है। ये ऐसी बड़ी एक मतलब स्पोर्ट्स पूरे पाकिस्तान में खेली, हर शख्स खेलता है, पसंद भी करता है। तो मैं सोचता हूँ कि चर्च को ना ये इनिशिएटिव लेने चाहिए, स्मॉल, चाहे छोटे स्टेप लें, किसी 2-3 नौजवानों को, उनको ऑन करें, उनको डेवलप करें, उनके साथ खड़े हों। इवन के फंड्स भी हैं चर्चेस के पास, लेकिन वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो शायद समझते हैं कि ये कोई फर्क की काम है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसे नौजवान हैं, ये बेटियां, ये बेटे, जिनको बहुत ज्यादा इनकी इनकरेजमेंट, आपने केस कई साल पहले सुना भी जो एक शख्स के साथ हुआ है, तो चर्च की इन्वॉल्वमेंट होती, शायद उसके साथ खड़े होते, उसके लिए दुआ करते, उसको लिफ्ट अप करते, तो शायद ये हमें रिजल्ट ना देखना पड़ता। तो हम तनकीद तो कर सकते हैं कि वो शख्स इस तरह का है, जहां डेवलप करने की बात तब हम गायब हैं उस पिक्चर से। मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूं, जब आप बोल रहे हैं ब्रदर राशिद, अब जो सॉकर की दुनिया से मैसी है, उसका कितना नाम है, ठीक है, और उसके किरदार को जो बड़ा प्रमोट किया जाता है कि वो खुदा से प्यार करने वाला बंदा, बिल्कुल ऐसे ही, और उसका कैरेक्टर बड़ा जबरदस्त है। तो देखें, एक शख्स जब इस लेवल पे चला गया है जहां पर इतने सारे लोग कम्युनिटी के अपनी फेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अकेला शख्स ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड वाइड अपने फेथ को और अपनी अच्छाई को और अपने मुल्क को, अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ये जो चर्च लीडरशिप है, जो लोग हैं इस वक्त देख रहे हैं, मेरी बात को पहुंचाएं कि अगर आप किसी जवान को अपने चर्च में से कामयाब करते हैं, तो वो आपके ना सिर्फ चर्च को, ना सिर्फ आपको, बल्कि पूरी कौम को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड वाइड, जब वो इस मेयार पर पहुंच जाता है। तो मैं ये बस रिक्वेस्ट करूंगा, और इसके साथ सवाल ये करूंगा, मुझे लगता है कि आपने की होगी, लेकिन आपसे सुनता हूं, क्या आपने कैंपेन्स किए हैं चर्च के साथ मिलकर? आपने चर्च को अप्रोच किया, आप उन्हें अपनी नीड बताएं, तो किस तरह से, थोड़ा सा बताएं, चर्च का क्या रिस्पॉन्स रहा जब आपने अप्रोच किया? मैंने काफी चर्चेस को अप्रोच किया, और इवन के मैंने अपने बच्चे जिनकी मैंने तरबियत की, उनको चर्च भी भेजा है। तो उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं, इनकी नीड फर्क है। आप इनको एक पैमाने से नहीं आप डील कर सकते, इनकी नीड फर्क है। इनको सुनने के लिए इनके मतलब उस तरह के टीचिंग चाहिए। तो ये एक चैलेंज रहा हमें। तो वो शायद उनके लिए, ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज रहा, जब उनके बताते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका क्या फायदा हो सकता है अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे। वहाँ जी हम दुआ करेंगे इसके लिए। तो ये एक जर्नल जो सबका जवाब होता है, तो हम इस बात को फिर तस्लीम करते चले, आप दुआ तो कर ही रहे ना, तो फिर इसके आगे आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपकी पहली बात से मुझे बिली ग्राम की बात याद आ रही थी। वो कह रहा था कि एक आम शख्स पूरी जिंदगी में इतना ज्यादा जिंदगियों को मुतासर नहीं करता जितना एक साल में कोच करता है। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि हमारे चर्चेस को समझने की जरूरत है इस बात को कि हमें लाइफ कोचेस अपने चर्च में से एक 2-2 नौजवानों को भेजना चाहिए, उनकी डिसाइपलशिप करें, ताकि उसका इम्पैक्ट देखें क्या होता है। जी जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त। मैं ये भी सोचता हूँ कि ना सिर्फ अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड है। मैंने 2-3 हफ्ते पहले एक नौजवान के साथ जो कंप्यूटर की दुनिया से जिसका ताल्लुक था, जो वेब डेवलपर और ऐप डेवलपर था, तो उसने भी कई ऐसी चीजें बताई कि हम प्रमोट कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपने नौजवानों को जो है वो हम कह सकते हैं। लेकिन उसका भी सुनकर जवाब यही था कि चर्च की तरफ से कोई इतना जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाता, इन बातों को प्रमोट नहीं किया जाता। मोस्टली जो है मैंने देखा कि जिस सेमिनरी, ज्यादा से ज्यादा आपको सेमिनरी के लिए इनकरेज कर दिया जाएगा, तो मैट्रिक के बाद जाके आप सेमिनरी कर लेंगे,
तो इसके अलावा और नहीं। थियोलॉजी जो है वो आप पढ़ा लेंगे। और एक चीज मैं बड़ी दलेरी के साथ कहने लगा हूँ, तो ये मेरे गो के टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके साथ शायद कोई बेहतरीन बात जो है चर्च तक पहुंच जाए और एक नया पैटर्न बनाने का चर्च को मौका मिल जाए। मैं जब वहां पर मुल्क पाकिस्तान में, मैंने भी 1-2 सेमिनरीज अटेंड की हैं, और तकरीबन एक सेमिनरी में तकरीबन 18 मंथ्स में 16 to 18 मंथ्स जो है कंटिन्यू अपने चर्च की तरफ से जाता रहा। तो मैंने कभी भी नहीं सेमिनरी में मैंने जी बाइबल का सर्वे पढ़ा, ठीक है, ओल्ड टेस्टमेंट का सर्वे पढ़ा है जी, पौलुस रसूल के खतूत पर बात की गई है, और जो अनाजील हैं उसको हमने डीप स्टडी किया। लेकिन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ताल्लुक से, मैंने अपना फ्यूचर कैसे बनाना है, इस ताल्लुक से चर्च के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हालांकि चर्च जो सेमिनरीज हैं, अगर अपना एक कोर्स रख लें कि जी आपने अपने आप को इकोनॉमिकली कैसे डेवलप करना है, अपने प्रोफेशन को कैसे परस्यू करना है, स्किल्स कैसे लेकर आने हैं अपने अंदर, इसका भी एक सब्जेक्ट रख लें स्पेशली अपनी सेमिनरीज के अंदर, तो मैं समझता हूं कि हम कामयाब कौम बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कौमें दुनिया के अंदर, उनकी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल्स हैं। अब इसराइल मुझे जाने का मौका मिला, वहां पर भी मैंने देखा कि किस तरह से जो यहूदी लोग हैं अपने उस मजहब को किस तरह से वो परसू करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो दुनिया में इकोनॉमिकली जो है बड़े जबरदस्त गिने जाते हैं, और कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करवाया है पूरी दुनिया के अंदर। उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं पूरी दुनिया के अंदर उसकी छाप है, उसका नाम है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि जी हम सिर्फ थियोलॉजी को ना पढ़ाएं, बल्कि साथ साथ जो स्टैब्लिशमेंट है उसके ऊपर भी बात किया करें सेमिनरीज के अंदर, और जवानों की मदद कर सकें लीडर्स या जो चर्च में लोग हैं वो जवानों की मदद कर सकें कि जी आपने अपना फ्यूचर कैसे बनाना है, उनकी मदद कर सकें, उनको फैसिलिटीज। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं सबको नहीं कह रहा कि सारे ऐसे कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा कर रहा हो, लेकिन अभी मेरी नजर से कोई उस तरह से गुजरा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक पुराना पैटर्न लेकर चल रहे हैं, और हमारे पास नया कोई पैटर्न नहीं है जिससे हम नौजवानों को जो है वो इनकरेज कर सकें, उनको सामने उस तरह से लेकर आ सके ताकि वो इंटरनेशनली लेवल पर जाने जाए कि जी चर्च ने इन जवानों पर इन्वेस्टमेंट की है, या चर्च कम्युनिटी ने इस तरह से किया। जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, एक दफा फिर आपने थोड़ा सा जिक्र जरूर किया था, लेकिन एक दफा फिर से कि किन चीजों की अशद जरूरत है पाकिस्तान में आप लोगों का, आप अपनी नीड बताएं ताकि हम लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप इसमें दुआ करें और साथ में सपोर्ट भी कर सकते हैं तो जरूर करें। किन चीजों की अशद जरूरत है आपको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कंटिन्यू रन करने के लिए, जो आप समझते हैं कि हमें ऐसी, अगर हम ये सपोर्ट हमें मिल जाए तो हम अपने जो प्लेयर्स हैं उसको इस लेवल तक ले जा सकते हैं? इसमें एक तो मैं चाहता हूं कि दुआ की जाए ऐसी जो हमारी मंथली नीड्स हैं खिलाड़ियों की, ताकि एक तो उनकी एजुकेशन को, उनको एजुकेशन में सपोर्ट किया जाए। दूसरा है कि हमारे ऐसे कोचेस हैं जो बड़े ज़बरदस्त हैं लेकिन वो माली तौर पे इस लेवल के नहीं है, ताकि वो उनको स्पोर्ट्स छोड़ के दूसरे काम करने पड़ते। उन कोचेस की सपोर्ट की जाए ताकि वो स्पोर्ट्स को जारी रखें और लोगों को डेवलप करें स्पोर्ट्स में। और तीसरा जो चैलेंज बढ़ा है खिलाड़ियों के लिए, उनके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए होता है स्पोर्ट्स का, ताकि उनके लिए ये हो, उनको सामान एटलीस्ट मिले ताकि वो खेल सकें, और उनको वो चीज़ें प्रोवाइड होंगी तो वो ज़रूर खेलेंगे। और कोचेस के लिए, एजुकेशन के लिए, और ये जो हम सोचते हैं कि इनके लिए जो मंथली बेस पे उनकी नीड्स होती हैं तो वो उनकी वो पूरी की जाए। एक खिलाड़ी के लिए यही होता है। जबरदस्त। इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सवाल ये उठता है कि कई दफा लोग सोचते हैं जी हम तो पाकिस्तान में सपोर्ट करें, ओवरसी पाकिस्तानी जो है वो सोचते हैं कि हम जी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोकल भी चंद एक कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं, सोचते हो शायद कि जी हम करने के लिए तैयार हैं, एतबार
कैसे किया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्रदर आशिष जिसकी बात कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म की जहां से ये काम कर रहे हैं, मैं उसको भी उस काम को इनकरेज करूंगा। बहुत सारे शायद जो क्रिश्चियन लीडरशिप में लोग समझते हैं कि शायद जी इसकी इतनी जरूरत नहीं, इसके वसीला से हम चेंज नहीं कर सकते, बस हमें सिर्फ बाइबल कॉलेजेस खोलने हैं और डिसाइपलशिप्स के चर्च में बिठा के करनी है, इसके अलावा हम काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसके साथ ये बिल्कुल ऐसे प्रोफेशंस के जरिया से, ऐसे टैलेंट्स के जरिया से, स्किल्स के जरिया से, गेम्स के जरिया से वाकई हम कर सकते हैं। उसका एक जबरदस्त सबूत ये है कि ब्रदर राशिद जैसे जवान जो हैं ये ऐसे उठ के नहीं आ गए। उनकी स्टोरीज आप सुन रहे हैं कि उन्होंने मेहनत की है और एजुकेटेड है, मास्टर्स लेवल उन्होंने यूनिवर्सिटी से किया है और आगे जवानों की, कौम की किसी ना किसी तौर से हेल्प कर रहे हैं कि लोग आगे निकल आए। अच्छा, मैं ये भी कहूंगा कि जब आप एक जवान पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आपको रिटर्न मिलेगा। अंडरस्टूड है, कम्युनिटी को भी फायदा होगा, नाम होगा और आप जो है फैमिलीज को जो है वो स्टैंड कर सकते हैं इसके जरिया से। अंडरस्टूड है, जब एक जवान इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो वो हर एतबार से जो है वो उभरेगा। ठीक है जी ब्रदर जी, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। श्योर, डेफिनेटली जी। हमने ना कुछ लोगों की हेल्प से और दुआओं से हमने कुछ 6 से 7 स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में भेजे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे हैं स्पोर्ट्स बेस पे। जो उनकी हेल्प हुई है, उनको सामान लेके दिया गया, उनकी सपोर्ट हुई है, अब वो यूनिवर्सिटी में फ्री पढ़ रहे हैं। वाह वाह वाह, जबरदस्त। 10 लाख की डिग्री अब वो स्पोर्ट्स के जरिए फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। स्कॉलरशिप मिली है स्पोर्ट्स की वजह से। हाँ जी, तो मैंने भी फ्री पढ़ा है स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी से, तो ये मेरे लिए भी एजाज की बात। और अभी जो बहनें और भाई पढ़ रहे हैं जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उसका रिजल्ट है। वेरी गुड जी, जबरदस्त। इसी के साथ साथ लगते आती है, आप जल्दी से बता दें कि ये जो नौजवान मैट्रिक के बाद जो एजुकेशन छोड़ देते हैं, ये 8वीं जमात से, स्पेशली जो लड़के हैं उनकी बात करूंगा, लड़कियों की तादाद ज्यादा नजर आती है कि वो ज्यादा पढ़ जाती हैं जल्दी, तो आप उनको थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे स्पोर्ट्स में आ सकते हैं और इसमें कैसी अपॉर्चुनिटीज है कि जब आप मैट्रिक के बाद या आगे स्टडी को जारी रखना चाहते हैं तो वो कैसे स्पोर्ट्स की दुनिया में आने के लिए अपने सफर को, तालीमी सफर को जारी रखें। इस तरह से कुछ बताएं जरा अपने जवानों को जो सुन रहे हैं। इसमें जो मैट्रिक के स्टूडेंट उनके लिए है कि जब कॉलेज के एडमिशन होते हैं, जो अच्छे कॉलेज हैं, पंजाब कॉलेज है, सुपीरियर है और कॉलेज, उनके ट्रायल्स होते हैं स्पोर्ट्स के, तकरीबन हर स्पोर्ट्स के। उसमें से जो सिलेक्शन होती है, जो नौजवान, उसको फ्री स्कॉलरशिप देते हैं। इसी तरह वो यूनिवर्सिटी में जाके फ्री उनके लिए ट्रायल्स होते हैं, जब वो उसको पास करते हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन है। और इसके अलावा अगर आपने कोई मेडल जीत लिया, आपको पूरा साल वो पैसे देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, यूनिवर्सिटी आपको पैसे देगी इसके अलावा, फ्री एजुकेशन के अलावा। और अगर आप HEC में खेलते हैं, वो लहदा से आपको पैसे मिलेंगे। उसके अलावा अगर डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, वो लहदा से पैसे मिलेंगे। तो ये एक तरह का थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसके लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो फिर आपके लिए दरवाजे खुलते जाते हैं। जी देखिए, मेहनत तो हर बंदे को करनी पड़ती है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल को इस तरह से दूं तो मेहनत तो चोर भी करता है। अगर वो चोरी करे तो मेहनत तो उसको भी करनी पड़ती है कि वो कोई प्लानिंग करता है, वो इस तरह से बनाता है कि वो इस मिशन में कामयाब हो जाए। तो मेहनत के लिए अगर कोई शख्स कहता है जी मैं इस अकीदे और फेथ को बिल्कुल नफी करता हूं, जो लोग जी हर बात खुदा पे डाल देते हैं, ठीक है, कि जी हर बात खुदावंदी करेगा। मैं समझता हूं इंसान होते हुए हमने ईमान खुदा पर रखना है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां जमीन पर रहते हुए खुदा ने हमें दी हैं जो हमने अपने हाथों से करनी है। वो खुदा जमीन पर आकर नहीं करेगा, बल्कि वो खुदा हमसे चाहता है कि वो हम जी खुद करें, वो अपने हाथों से करें। और खुदा ने, मैं समझता हूँ कि नस्ल इंसान को इस तरह से डिजाइन किया कि वो जो जिम्मेदारियां खुदा ने हमें दी, अगर हम उनको करें तो हम यकीनन कामयाब हो सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हम अपनी मेहनत को या अपनी हार्ड वर्किंग को दुनिया के साथ कंपेयर करते रहें। हर शख्स का सफर एक जैसा नहीं होता। कई दफा
स्लो आपको नजर आता है, लेकिन आप स्लो एंड स्टडी उसको जारी रखें तो 100% आप अपने गोल्स को जो है 99.9 नहीं मैं कह रहा जी, 100% आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, नो डाउट जी। तो अगर हमारे पास जी फ्यू मिनट्स रह गए हैं जी, ऑलमोस्ट 5-6 मिनट्स हमारे पास, तो ऑडियंस जो देख रही है मैं उनके भी कमेंट्स पढ़ना चाहता हूं साथ में। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप जरूर इस पे लिख सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो जी। रॉकिंग इन्होंने लिखा देयर आर नो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल ट्रेनिंग टू डेवलप देयर ओन पर्सनालिटी स्किल्स एंड डेवलपमेंट इन यूथ्स। तो जी इन्होंने लिखा है कि जी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज नहीं है इंटरनेशनली ट्रेन करने के लिए और डेवलप करने के लिए। इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं जी ब्रदर आशिक? रिसोर्सेज नहीं है कि है पाकिस्तान के अंदर? रिसोर्सेज हर जगह मौजूद होते हैं। तो पहली तो बात है कि आपने उस लेवल पे जाना है जो आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी प्रोफेशनल फुटबॉल बाहर भी खेला और डिपार्टमेंट में भी खेलता रहा हूँ। तो आप जिस तरह सोचते हैं कि रिसोर्सेज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जरूर नहीं होंगे, लेकिन रिसोर्स जरूर मौजूद है हर जगह। क्योंकि प्लेयर के मतलब अगर कहा जाए, हाँ हमारे पाकिस्तान में हमें कोचेस की जरूरत है, रिसोर्स आ जाएंगे, हमें कोच चाहिए। क्योंकि इंग्लैंड में 9000 कोचेस हैं प्रोफेशनल हाई प्रोफाइल, और एक कोच सिलेक्ट होता है नेशनल टीम के लिए। हमारे मुल्क में एक ही है फुटबॉल में प्रोफेशनल, और कोचिंग इज ऑल अबाउट कोच। सो सबसे बड़ा जो रिसोर्स हमें हमारे मुल्क की जरूरत है, हमें प्रोफेशनल कोचेस चाहिए। और अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है, हमारे बहुत सारे खिलाड़ी बाहर भी खेलने गए, उनमें पोटेंशियल भी है, तो अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो सिर्फ आपने मेहनत करनी है। तो मैं आपको ये भी कहूंगा कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप राशिद जैसे दोस्तों को मिल सकते हैं और आप उनसे मजीद जो है जान सकते हैं कि किधर है रिसोर्सेज और कैसे जी उनको अचीव किया जा सके, उन तक रसाई की जा सके, उन तक पहुंचा जा सके जी। मैं क्लोजिंग के कुछ चंद एक सवालों की तरफ आता हूं। ब्रदर आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको मौका मिले, पाकिस्तान में आपको फैसिलिटीज दी जाएं, तो पाकिस्तानी मसीही कौम के जवानों के लिए क्या करना चाहेंगे आप? मेरा तो हमेशा से दिल रहा है खिलाड़ियों के लिए, तो अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती और मिल भी रही है, खुदा कर रहा है और खुदा देगा भी। तो मैं चाहूंगा लोगों को डेवलप करना, ताकि वो जो उनका गिफ्ट है वो उसको पॉलिश किया जाए, उसको उस मकाम पे लेके जाए जहां वो चाहते हैं। और भाई विक्टर हमें हमेशा ये सिखाते हैं, आज भी जब हमारी बात हो कि लोगों को डेवलप करें, उनके गिफ्ट को पॉलिश करें, ताकि वो लाइफ में और बढ़े। जबरदस्त जी। इस सवाल का जवाब तो आप ऑलमोस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। जो अगला सवाल मैं आपसे पूछने लगा था कि क्या मसीही नौजवानों का पाकिस्तान में रहते हुए स्पोर्ट्स में करियर बना सकते हैं, तो आपने अभी बताया कि जी अगर गेम खेलना शुरू करें तो जब वो मैट्रिक के बाद कॉलेज लेवल पर आते हैं तो स्कॉलरशिप मिलने के बड़े चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलने के बड़े ज्यादा चांसेस हैं। तो करियर है जी स्पोर्ट्स के अंदर। बात यह है कि आप कितने विलिंग हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है? आप राइट लोगों को ढूंढें। और मैं ये भी कहूंगा कि अपना इस साल के अंदर कोशिश करें कि अपना सर्कल चेंज करें। अगर आपने अपने ख्वाबों को पूरा होते हुए देखना है, अगर आपने गोल्स को अचीव करना है, तो ऐसे लोगों को ढूंढें, ऐसे लीडरशिप को ढूंढें जो आपके ख्वाबों के साथ मैच कर रही हो, ठीक है? आपके ख्वाबों को पूरा करने में आपकी रहनुमाई कर सकें, आपको गाइड कर सकें। ऐसे सर्कल में दोस्त भी ऐसे रखें, अपनी फेलोशिप भी उन लोगों के साथ रखें जो आपको आपके गोल्स अचीव करने में आपकी मदद कर सके। अच्छे दोस्तों का एक सर्कल अपने इर्द गिर्द बना के रखें। और जी लास्ट क्वेश्चन जो है मैं आपसे ये करूंगा ब्रदर जी कि कौम के नौजवानों को क्या खास पैगाम देना चाहते हैं? इतनी सारी कन्वर्सेशन में उन्होंने बहुत सारी चीजें सुनी हैं, लेकिन कोई ऐसी आखिरी बात जो आप करना चाहते हैं वो आप शेयर करें। सर एक बात जो मुझे हमेशा तकवीयत का बाइस बनती है, मेरे लिए बड़ी चीजें चैलेंज रही हैं, मेरे भी ड्रीम थे, लेकिन बढ़कर मैंने ही वो सारे खुदा ने पूरे किए हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, पाकिस्तान की तरफ से खेलना है, खेलना है, तो
वो मेरे अपने हुए हैं। इससे बढ़कर जो खुशी मिलती है कि खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए चुना है। तो चाहे आप जिस मर्जी फील्ड में रहें, लेकिन इस बात को ना भूलें कि ये सारा क्रेडिट खुदा को जाता है। वो आपको यहाँ लेके आया, उसने आपको गिफ्ट दिया। अगर मैसी की बात आपने की है, उसने कहा खुदा ने मुझे फुटबॉल जैसा गिफ्ट दिया ताकि मैं इसके वसीले से खुदा के नाम को जलाल दे सकूं। सर वो है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ और वो तुम्हारे नजदीक आएगा। इसमें मेरे बड़े ड्रीम थे और ख्वाब डिजायर होती हैं, लेकिन हमेशा याद रखें सारी डिजायर को खुदावंद के हुजूर ले आए, उसको सबमिट करें खुदा को। और खुदावंद ने ऑलरेडी फरमा दिया, आई हैव अ प्लान फॉर योर लाइफ। खुदा के पास बेहतरीन प्लान है। शायद ख्वाब मैंने सजाए थे, शायद मेरी आज वो लाइफ ना होती जो खुदा ने मेरे लिए किया है। और हर रोज आपके पास मौका है। पुलिस की तरफ से बहुत सारी आवाजें होती हैं, लेकिन आपने याद रखना अपने अपने को की आवाज सुनना, जो आपको लीड कर रहा है ठीक तरह से। ठीक कोच का चुनाव करें, वो आपकी रहनुमाई करेगा। और खुदा के पास जाएं, खुदा के पास रहें, उसके साथ वक्त गुजारें और खुदा आपके लिए बड़े दरवाजे खोल सकता है। ये मेरी लाइफ का तजर्बा है, मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने लोगों की जिंदगियां बदलते हुए देखी हैं। और मेरे लिए आज बहुत ज्यादा खुशी की बात है, इससे बढ़कर भी कि मैंने पाकिस्तान खेला, मैंने एमएससी किया, मैंने डिपार्टमेंट खेलता हूँ। आज मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या कि मैं अपने गिफ्ट को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा शुक्र करता हूँ। और मैं कभी कभी अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मैं सिर्फ शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद तूने मुझे गिफ्ट दिया। शायद मैं फर्क ट्रैक पे होता, लेकिन जो तूने काम किया ना, इसका नेबल बदल नहीं है। तो खुदा सबके लिए ऐसे प्लान रखता है क्योंकि वो आपकी जिंदगी में दिलचस्पी लेता है। तो ये अपनी ताशत को खुदावंद के ताबे करें। वेरी गुड जी, बड़ा जबरदस्त लास्ट में ब्रदर ने अपनी कन्वर्सेशन के दौरान राशिद मसीह ने मैसेज आपको दिया है कि अपना ताल्लुक खुदा के साथ जो है जरूर बनाए। अच्छा, मसीहियत जो है वो कोई मजहब नहीं है जिसको आपने जी करना है, लेकिन ये एक रिलेशनशिप है जो खुदा के साथ है इंसान का। तो आप जब अपना रिलेशनशिप खुदा के साथ बनाएंगे, उसके हुजूर आएंगे, तो वो यकीनन आपको सारी बातों में कामयाबी देगा। और मैं इसी के साथ जो आज के प्रोग्राम का जो वक्त है खत्म हुआ चाहता है। मैं जितने हमारे जो व्यूअर्स हैं, थैंक यू आपकी सपोर्ट के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। अब हमारे लिए दुआ करते रहें और दुआ करें कि खुदावंद नेशनली और इंटरनेशनली लोगों को खड़ा करे, मसीही कौम को यूनाइट करे। और मेरी ख्वाहिश है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन क्लब्स हों, स्पोर्ट्स के लिए कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हों जहां पर स्किल्स पे लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके और जिससे जो है अपॉर्चुनिटीज नेशनली और इंटरनेशनली जो है अपने कौम के पास आए और खानदान जो है वो स्टैब्लिश हों और सस्टेनेबिलिटी जो है पाकिस्तानी मसीही कौम के अंदर आए, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, स्किल्स के हवाले से। और खुदा के साथ और हम बढ़ते चले जाएं और दुनिया को मुतासिर करें। ये खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए इलाही मकसद है जी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे और राशिद को सुनने के लिए। आपके ताउन के लिए बहुत शुक्रिया। जब आपको YouTube पर ये वीडियो मिले तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इंटरनेशनली अपने इस टॉक शो को लेकर जा सकें और बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर सकें। आज के इस प्रोग्राम को देखने के लिए, हमारा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच ब्रदर राशिद। God bless you and everyone have a good night.